started. So in today's class we will be discussing basic laws, that is Ohm's law, Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law. ठीक है, तो पहला लॉ है हमारा ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके थ्रू वोल्टेज क्या होती है, उसके थ्रू करंट कैसे जा रहा है, उसके साइन कन्वेंशन क्या है उसमें। ठीक है, तो ओम्स लॉ सिंपल है, आप पढ़ चुके हो। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टिंग मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल, और V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब ये है कि सपोज दिस इज माय रेजिस्टेंस, ओके, और इसके अक्रॉस सपोज वोल्टेज है V प्लस माइनस, और इसके अंदर करंट है, तो जो वोल्टेज होगी उसकी वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके करंट में होगा, उसके करंट जो भी करंट उसके थ्रू पास हो रहा है उसके उसमें होगा। और व्हाट इज R? R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू IR, सिंपल। ठीक है, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट हम क्या कहते हैं? ओम। ठीक है, और जो इसका आपकी सिंबल है वो ये है, ठीक है ना, कैपिटल ओमेगा। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेजिस्टेंस का ओम है। और दूसरा सिंपल सी है कि भी व्हाट इज रेजिस्टेंस? मटेरियल इन जनरल हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को रजिस्ट करे, यानी जो भी है करंट वो फ्लो कर रहा है उसको आसानी से पास ना होने दे, उसको रजिस्ट करे, रोकने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, नो डाउट वो पास होगा, बट वो तो क्या करेगा, पूरा जोर आजमाएगा कि भाई पास ना हो। तो बेसिकली द मटेरियल इन जनरल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर ऑफ रजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सपोज एक वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो उसकी लेंथ पे, दिस इज एल, लेंथ, एंड एरिया। अब एरिया कौन सा है? एरिया ये लेंथ वाइज एरिया नहीं है सर्कमफ्रेंस वाला, ये कौन सा एरिया है? करंट, जिसके थ्रू जिस एरिया में करंट पास कर रहा है, और कौन से करंट कौन से एरिया में पास कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो गलती कर देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर R इज द रेजिस्टेंस इन ओम, L इज लेंथ इन मीटर, एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, ये जो रेजिस्टिविटी है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, हर एक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R. The resistance of any material with a uniform cross sectional area depends on A and its length L, ये बता दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सिंपल से ये बताता है कि कोई भी मटेरियल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके जो भी करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई फ्लो कर रहा है। अब साइन कन्वेंशन हम आगे देखेंगे। ये सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर, ओके, प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर रो इज द नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन ओम मीटर, और इसका रेजिस्टिविटी का जस्ट इनवर्स हम क्या कहलाएंगे? कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसके सिंबल है रेजिस्टिव, जो कंडक्टिविटी की सिंबल है वो है सिग्मा, ये। okay? अब नेक्स्ट, a resistor that obeys Ohm's law is known as linear resistance। जो Ohm's law को ओबे कर रहा है, यानी V is equal to IR का मतलब बेसिकली क्या है? अगर करंट बढ़ाओगे, देखो ये आपका ग्राफ है, V और I कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी क्या लीनियरली बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे। तो ये लीनियर ग्राफ आ रहा है, जो भी रजिस्टर इस ग्राफ को फॉलो करेगा बेसिकली, तो वो रजिस्टर क्या कहलाएगा? लीनियर रजिस्टर। ठीक है, बट अगर नॉन लीनियर ग्राफ हुआ, थोड़ा देखो ये एक्सपोनेंशियल आ गया या पैराबोलिक आ गया, ठीक है, दोनों का स्लोप आर है, ठीक है, नो डाउट, बट ये नॉन लीनियर आ गया, तो जो रजिस्टर इस कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, अब जो लीनियर, इट हैज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड दस इट्स करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज इलस्ट्रेटेड इन बिलो फिगर ए। इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये आपका लीनियर रेजिस्टेंस। फिर दूसरा, अ नॉन लीनियर रजिस्टर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, इट्स रेजिस्टेंस वेरीज विद करंट। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करें तो 90% ऑफ रेजिस्टेंस और मटेरियल्स आर नॉन लीनियर, है ना, अपने जीवन में। बट आप देखते हो अभी जितना भी आप पढ़ चुके हो साइंस के अंदर वगैरह, हम बेसिकली आइडियल सिचुएशन मान के ही उसको एनालाइज करते हैं।
ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम थ्रू आउट अपने जो चैप्टर है, जितने भी कोर्स के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है, उसे हम लीनियर रेजिस्टेंस मानेंगे, बट नो डाउट वो प्योरली प्रैक्टिकली वो आपके नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं, बट आइडियली मोस्ट प्रोबेबली हम मानते हैं कि 90% वो लीनियर ही है। और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, इट्स रेजिस्टेंस वेरीज विद करंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिफरेंट, पहले 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तो उसका रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम था, फिर 10 एम्पियर फ्लो करने लगा तो उसका रेजिस्टेंस 1.1 ओम हो गया, यानी चेंज हो गया ना, दैट इज नॉन लीनियर बिहेवियर। ओके, तो एग्जांपल ऑफ डिवाइसेस विद नॉन लीनियर रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हो, लाइट बल्ब जो आपके घरों में लगा होता है, ठीक है ना, कई बार ज्यादा रोशनी आती है, कई बार कम होती है, तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, फिलामेंट जो लगा होता है, टंगस्टन फिलामेंट। फिर दूसरा डायोड, डायोड इज ए नॉन लीनियर, उसका ग्राफ आप देख चुके हो, कुछ ऐसा ही आता है स्टार्टिंग में, ऐसे स्टार्टिंग में ये लैच आपका यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो पीछे रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा करके ऐसे अचानक बढ़ता है, नॉन लीनियर है। ठीक है, फिर ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ऑल प्रैक्टिकल रजिस्टर्स में एग्जिबिट नॉन लीनियर बिहेवियर अंडर सर्टेन कंडीशंस, वी विल अज्यूम इन दिस कोर्स दैट ऑल एलिमेंट्स एक्चुअली डेजिग्नेटेड एज रजिस्टर्स आर लीनियर। हम मान के चलेंगे तभी एनालाइज कर पाएंगे, नहीं तो नॉन लीनियर की वजह से मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट करना पड़ेगा, तो हम सब उसको नलीफाई करके हम आइडियली मान के चलेंगे कि रेजिस्टेंस लीनियर है। ठीक है, दूसरा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट इनवर्स उल्टा 1/r को हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस, जो कैपिटल सर से। हाँ बताइए। सर नॉन लीनियर का हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे रेसिस्टेंस? तभी तो कह रहा हूं मैं, नॉन लीनियर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर सपोज उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पहले करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को हम एसी रेजिस्टेंस भी यस कहते सर। हैं। ठीक है, और दूसरे केस में 10 एम्पियर दे रखा है, तो 5 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है आपकी, सपोज 10 वोल्ट फिक्स है, तो पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था, 5 एम्पियर, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, आई जी आर इज वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन आई। ओके, यस सर। तो V कितना है 10 और करंट कितना है 5, कितना आया 2 ओम। ठीक है, अब यस उसी सर। सर्किट के अंदर, हाँ उसी सर्किट के अंदर उसने कहा कि भाई अब मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ 10 ओम, सॉरी 10 एम्पियर, तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज मेरी कांस्टेंट है, 10/10 कितना हुआ 1 ओम। वन। यस तो सर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इन दो केसेस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज कर रही है, तो ये आपने निकाल तो लिया, लेकिन थ्रू आउट आप एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, और कुछ देर के बाद में करंट फ्लो करने लगे, आपने वोल्टेज चेंज कर दी, तो हम एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन लीनियर बिहेवियर है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पासिंग। तो हम बार बार यानी हर एक वोल्टेज पे, हर एक करंट पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज, नॉन लीनियर बिहेवियर। लेकिन वो ज्यादा चेंज नहीं होता, कितना चेंज होता है मैं बता रहा हूँ ना आपको, लगभग आप मान लो 5 to 10%, तो उसी एरर को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम थ्रू आउट सर्किट क्या मान के चलेंगे, उस एरर को लेके ही चलेंगे कि भाई हमारा रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स लीनियर रेजिस्टेंस है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बोला कि दो वैल्यू तक बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी चेंज कर रही है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो नॉन लीनियर रेजिस्टर को हम एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल डायोड की बात करें, डायोड में दो ही केस होते हैं, डायोड ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। तो ऑन ऑन होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 7 ओम फॉर एग्जांपल। ठीक है, और जब ऑफ होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। तो दो वैल्यू आ गई, हाँ, क्योंकि एक ही वैल्यू, एक ही एलिमेंट की वैल्यू दो हो गई, तो मतलब ये कौन सा ये लीनियर रहा क्या, नहीं रहा, नॉन लीनियर। तो कुछ इक्विपमेंट्स है उनको हम दो केस में पढ़ते हैं, ऑन या ऑफ। लेकिन जितने भी रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, आर अगर जो फिक्स दे रखा है 1 ओम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो रजिस्टर ही है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, लीनियर ही। बट आई बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हम जो भी है यस सर। इंजीनियरिंग के अंदर मोस्टली जो एनालाइज करेंगे ना, सारा का सारा किससे एनालाइज करेंगे, लीनियर मान के। ठीक है, एनालॉग के अंदर भी आप पढ़ोगे, अभी डायोड चल रहा होगा आपका, डायोड चालू हुआ होगा, तो एनालॉग के अंदर बेसिकली आप यही पढ़ोगे कि व्हाट इज डायोड, डायोड का नॉन लीनियर रीजन पढ़ोगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, आपका फॉरवर्ड बाइस करंट क्या होता है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस की दो वैल्यू पढ़ोगे आप। ओके, यस यस सर। ओके, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है, G इज इक्वल टू 1/r। अब इसका यूनिट क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बताया हमने, ओम, है ना, ओमेगा। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, सीमेंस, और कैपिटल क्या है, कैपिटल एस रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस। ठीक है, अदर नोटेशन भी है, आपको बुक के अंदर मो भी मिलेगा, ओम का इनवर्स वो,
कंफ्यूज मत हो जाना, मो भी है और सीमेंस भी है, और इसकी सिंबल उल्टा ओम, ये आपका ओम था, इसका जस्ट उल्टा किया तो ये इसका यूनिट बन गया कंडक्टेंस का, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और इसका बेसिकली अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मो मीटर इनवर्स, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो साइन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही सेम कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो, to apply Ohm's law as stated in equation V is equal to IR, we must pay careful attention to the current direction and voltage polarity, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, सपोज ये आपका फिगर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आप करंट क्या कर रहा है, ये हमेशा ये याद रखना, अगर आपने पढ़ा है इधर देखो, ये आपका सपोज एक बैटरी है, ठीक है, ये आपका प्लस साइन है, ओके। तो आपने देखा है कि बैटरी में से हमेशा जो करंट निकलेगा वो प्लस साइन से निकलेगा, क्योंकि वो दे रहा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है आपके, तो प्लस टू माइनस ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस और हमेशा जो भी है, तो इसके अंदर बेसिकली अगर ये प्लस रिप्रेजेंट किया, ये माइनस रिप्रेजेंट किया, तो करंट हमेशा कोई भी एलिमेंट के अंदर से, है ना, क्या किससे ट्रेवल करेगा, प्लस टू माइनस। अगर इसकी जगह मैं इंडक्टर भी लगा दूं और करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये हमेशा आप दिमाग में बिठा लो कि रजिस्टर के अंदर जब भी करंट एलिमेंट के थ्रू है, बाहर से नहीं जाता, उसके अंदर से जा रहा है, उसके अंदर से जा रहा है, तो हमेशा करंट कहां से ट्रेवल करेगा, प्लस टू माइनस, ठीक है। तो अगर उल्टा जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, आगे देखेंगे हम। एक सेकेंड मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। अब देखो, अब यहां से करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब ये सपोज साइन नहीं दे रखा आपको, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, आप कोई एज्यूम ये भी कर सकता है कि ये भी वोल्टेज हो सकती है भाई, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इसको एज्यूम नहीं मानोगे, हमेशा क्या मानोगे, प्लस टू माइनस, रेजिस्टेंस के अंदर जो वो करंट फ्लो करेगा वो प्लस टू माइनस होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एंड द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज वी मस्ट कंफर्म विद द पैसिव साइन कन्वेंशन, जो हमने पढ़ा था एज शोन इन फिगर। यानी ये भी मान सकते हो कि रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा करंट एंटर ही करेगा, कौन से टर्मिनल पे, पॉजिटिव। पैसिव साइन कन्वेंशन यही तो कहता है कि भी प्लस के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो ये मान के रख लो, ऐसे इंडक्टर के अंदर भी एंटर करेगा, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर क्या होगा हम देखेंगे बाद में। तो दिस इंप्लाइज दैट करंट फ्लोज फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन ऑर्डर फॉर V इज इक्वल टू IR। देख रहे हो, हायर पोटेंशियल क्या है, प्लस, लोअर पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। तो हमेशा करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रेवल करता जो होता है, ठीक है। अगर इफ करंट फ्लोज फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू आपके हायर पोटेंशियल, यानी माइनस से प्लस, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू IR की जगह क्या हो जाएगा, माइनस IR। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें यही आपके क्वेश्चन को गलत करती हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू माइनस IR, अगर माइनस से प्लस जाएगा तो, ठीक है, ये हो गया। अगर कोई नोटेशन नहीं दे रखा तो आप तो हमेशा प्लस और माइनस ही मानोगे इसको, लेकिन अगर गिवन है तो अलग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया था, एक सेकंड, ये रहा, यहाँ पे इसमें भी देख सकते हो करंट जा रहा है, तो प्लस में एंटर कर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, V इज इक्वल टू IR, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अब कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, थ्रू आउट की वैल्यू कहां से कहां जा सकती है, अगर मैंने रेजिस्टेंस को पॉजिटिव ही माना है, जो कि होता है 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो जो इसकी एक्सट्रीम लिमिट्स हैं वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप फॉर्मूले से पढ़ो, V इज इक्वल टू IR, इसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 पुट करो तो वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, ये आपने पढ़ा भी है कि सपोज दो मेरे पैरेलल पाथ हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक में शॉर्ट सर्किट है, सारा का सारा करंट सपोज 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, सारा का सारा करंट किसमें जाएगा, इस शॉर्ट। क्यों, इसमें क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि करंट को अपोज करता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, कोई रुकावट है ही नहीं, एकदम जीरो फ्रिक्शन, तो सारा का सारा करंट कहां से जाना चाहेगा, इस शॉर्ट सर्किट पाथ से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0, कोई रेजिस्टेंस बना ही नहीं, तो वोल्टेज भी नहीं है, कोई रोकने को तैयार ही नहीं, ठीक है।
So since the value of R can range from 0 to infinity, so we can consider the two extreme possible value of R. An element with R is equal to 0 is called as short circuit. देखो इसका रेजिस्टेंस 0 है, ये शॉर्ट सर्किट है. शॉर्ट सर्किट मतलब दो टर्म को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, सारा का सारा करंट इस वाले पाथ से ही जाएगा, रेजिस्टेंस वाले पाथ से जाएगा ही नहीं. ठीक है ना. तो फॉर ए शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या हो जाएगी, वोल्टेज यानी शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो, इस फॉर्मूले से निकाल लो आई आर इजिकल टू जीरो. तो हमेशा दिमाग में बैठा लो कि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो उसके वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या रहेगी, जीरो होगी. दूसरा, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए शॉर्ट सर्किट इज ऑलवेज जीरो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट विच कुड बी ऑफ एनी वैल्यू. ठीक है. अब इस सर्किट से पहले एक और, सिमिलरली एन एलिमेंट विद रेजिस्टेंस आर इजिकल टू इनफाइनाइट, सपोज आर इजिकल टू इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला देखो आई इजिकल टू वी अपॉन आर. इसमें आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करिए. ठीक है. आर की वैल्यू आपने इनफाइनाइट पुट की तो आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो. यानी आई करंट फ्लो करेगा नहीं, जीरो. जीरो करंट कब फ्लो नहीं कर सकता, जब ओपन सर्किट हो, यानी वायर को बीच में से तोड़ ही दो. अगर आपने वायर को ब्रेक कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा. तो ये कौन सी सिचुएशन को जनरेट कर रहा है, आर इजिकल टू इन्फिनिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन सर्किट को, है ना. तो सपोज ये रहा, ये दिस इज माय फिगर. सबसे पहले ये दो टर्मिनल्स हैं, सपोज दिस इज माय ए एंड बी. ठीक है. और इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया. रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा इसका, जीरो. और वोल्टेज क्या रहेगी इसके क्रॉस, जीरो. ठीक है. लेकिन करंट फ्लो कर रहा है, करंट से कितना भी फ्लो कर सकता है, 5 एम्पियर भी फ्लो कर सकता है, 100 एम्पियर भी कर सकता है, आपके 100 किलो एम्पियर भी कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस का क्या रहेगा, जीरो. और वोल्टेज क्या रहेगी, जीरो. ठीक है. दूसरा केस, जब मैंने आर इजिकल टू इनफाइनाइट, मतलब क्या कर दिया, ए और बी को मैंने काट दिया, ओपन सर्किट कर दिया, तो करंट तो क्या रहेगा, जीरो. रेजिस्टेंस क्या रहेगी, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब इतना रेजिस्टेंस है कि भाई करंट फ्लो ही नहीं कर सकता. वो तभी केस है जब हम इसको वायर को ओपन कर दें. हाँ, वोल्टेज कुछ भी हो सकती है इसके क्रॉस. अब जो भी आपने जो सप्लाई दी है, ये सर्किट है आपका, जो भी आपने सप्लाई दी वो भी हो सकती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 किलो वोल्ट, है ना, मेगा वोल्ट, जो भी. बट करंट इसके थ्रू क्या रहेगा, जीरो, रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट. तो दो केस हैं आप. ठीक है. समझ में आना चाहिए सर्किट. हम बहुत ये जो थेवेनिन थ्योरम, जितने भी थ्योरम्स हैं उनमें ये कंडीशन यूज करेंगे. ठीक है. शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जीरो, ओपन सर्किट के अक्रॉस करंट जीरो. ठीक है. If the current through an open circuit is always zero, regardless of the voltage across the terminal, which could be of any value. ये बता चुका हूँ. Next, power absorbed by resistor. Power absorbed by resistor क्या होता है, सीधी सी बात, मैंने absorbed ही क्यों लिखा है, मैं बता चुका हूँ. एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंस क्या होता है भाई. एक्टिव एलिमेंट वो होती हैं जो पावर देंगी, सप्लाई करेंगी, और पैसिव क्या होती हैं जो ऑब्जर्व करेंगे. और मैंने पैसिव रजिस्टर को किसमें रखा था, पैसिव में. ठीक है. तो पावर अब्सॉर्ब्ड ही होगा इसके अंदर, सप्लाई कर ही नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए भी सप्लाई नहीं कर सकता, ये मान लो. ठीक है. द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय रजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू V इनटू I. है ना. कैसे निकालोगे, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट. तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो और उसके थ्रू करंट कितना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा पावर होगा. ठीक है. टुगेदर together with Ohm's law, V is equal to Ri. If we know the resistance and the voltage, then अगर आपको करंट नहीं पता तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, V स्क्वायर अपॉन आर, ये भी पावर आ जाएगा. अगर आपको वोल्टेज नहीं पता तो I स्क्वायर इंटू आर से निकाल लो, तब से पावर क्या आएगा, सेम आएगा. बट दिस इज द पावर अब्सॉर्ब्ड और डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रजिस्टर. ठीक है. दूसरा, वी शुड नोट टू थिंग्स फ्रॉम द अबव इक्वेशन. ये वाली इक्वेशन से दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है. क्या, द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज अ नॉन लीनियर फंक्शन. लीनियर में क्या होता है कि पावर प्रोपोर्शनल होगा किसी के करंट में, ऐसे करंट या वोल्टेज में. बट यहाँ पे पावर किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के. ये देख रहे हो आप, स्क्वायर, V स्क्वायर या फिर I स्क्वायर. और ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, स्क्वायर इज ए नॉन लीनियर फंक्शन. ठीक है. अगर पावर इज प्रोपोर्शनल टू V होता सिंपल तो लीनियर होता, बट ये स्क्वायर आ गया, जहां पर स्क्वायर टर्म आ गई तो नॉन लीनियर है. ठीक है. तो पहला जो कंक्लूजन हमने जो निकाला वो है, द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ आइदर करंट और वोल्टेज. ठीक है. सिंस R एंड G आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, हम जानते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, मतलब पावर कंज्यूम नहीं करेंगी. द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. Thus, a resistor always absorbs power from the circuit. This confirms the idea that a resistor is a passive element incapable of generating energy.
ये हम पहले ही बता चुका हूँ आपको, है ना। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया रजिस्टर के बारे में, प्रॉपर्टी, पावर कंज्यूम, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या कहती है, करंट जो भी इसके अंदर पास होगा, जिस डायरेक्शन से भी पास होगा, वो प्लस टू माइनस होगा इसके अंदर, है ना, इसके अंदर थ्रू आउट। यहाँ पे लगाओगे प्लस और माइनस के क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हम पढ़ेंगे, ये नोड्स, पाथ्स, लूप्स एंड ब्रांचेस, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आ गया, नोड इक्वेशन लिखो, कितने पाथ हैं, कितने लूप्स बन रहे हैं, कितने मैश हो रही हैं, ब्रांचेस कितनी हैं, ये सब चीजें क्या आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो उसमें से चलो ठीक है सीख जाते हो, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया और उसने यही पूछ लिया, फिर क्या करोगे। तो इनकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अगर पता है फिर आप क्वेश्चन गलत होगा भी नहीं वैसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रांच को डिफाइन कर रहा हूँ, व्हाट इज ब्रांच। ब्रांच इज ए सिंगल एलिमेंट और कंपोनेंट इन ए सर्किट। जैसे ये एग्जांपल, एक ये ब्रांच है, एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट में सोर्स भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, दैट इज एलिमेंट, है ना। तो अगर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, एक ब्रांच को। ठीक है, वी आर, ठीक है, ये वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका वोल्टेज आ गया, ये करंट सोर्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके क्या होगी, ब्रांच। तो अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये इसको सेकंड पॉइंट को ढंग से सुनना। इफ सेवरल एलिमेंट्स इन अ सर्किट कैरी द सेम करंट, दे कैन आल्सो बी रिफर्ड टू एज ए ब्रांच। मतलब ये देखो, अगर सेम करंट, ये दो ब्रांचेस हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, इनको मैंने यू कनेक्ट कर दिया, ओके, और ये दोनों कनेक्ट कर दिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। मुझे बताओ वोल्टेज के अंदर और रेजिस्टेंस के अंदर एक ही करंट फ्लो करेगा, तो मैं इसको एक ब्रांच भी कह सकता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। दो ब्रांच है, नो डाउट, मैंने कहा कि हर एक कंपोनेंट या एलिमेंट एक ब्रांच कंसिस्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका दोस्त बोल रहा है कि दो ब्रांच है तो भी सही है, और आप बोल रहे हो एक ब्रांच है, क्यों एक ब्रांच है, क्योंकि भाई इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं तो एक ही मानूंगा। ठीक है, तो भी सही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो इफ सेवरल एलिमेंट इन सर्किट कैरी द सेम करंट, दे कैन आल्सो बी रिफर्ड टू एज ए ब्रांच। ठीक है, ब्रांच समझ में आ गया। नेक्स्ट नोड, एग्जांपल से समझाऊंगा बाद में। और नोड, नोड क्या होती है, नोड इज अ कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये क्या हुई, नोड हुई। नोड कैसे हुई, ये नोड इस ब्रांचेस को, ये वाली ब्रांच को और इस वाली ब्रांच को और इस वाली ब्रांच को कनेक्ट कर रही है, कॉमन है तीनों के लिए, तो ये क्या होगी, नोड। A node is a connection point between two or more branches, which usually means a connection point between two or more elements. ठीक है, तो अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये दो, ये भी नोड है, दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, और इसको कनेक्ट किया मैंने, इसको भी कनेक्ट किया, ठीक है, तो भी एक, आप सोच रहे हो कि चार नोड हो गई, एक, दो, तीन, चार, पर चारों का पोटेंशियल क्या है, एक ही है, एक ही पोटेंशियल है, तो इन चारों का एक ही पोटेंशियल है, मतलब मैं उसे एक ही नोड कहूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोड का मतलब समझ में आ गया होगा, नोड इज अ कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस, विच यूजुअली मीन्स अ कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इन फिगर ए कहाँ दे रखी है, ये अब देखेंगे हम, पहले पढ़ लीजिए इसको। सोज ए सर्किट कंटेनिंग three nodes, sometime networks are drawn such that two separate junctions are connected by a zero resistance conductor as in figure B. जीरो रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस किसका होता है, शॉर्ट सर्किट का होता है, यानी एक सिंपल वायर बना हुआ है उसका जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, चलो अब देख सकते हो, सबसे पहले ब्रांचेस बताइए कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो कितनी आई, फाइव ब्रांचेस। दिख रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ पांच ब्रांच। अगर आप कहोगे क्वेश्चन में कि भाई इसमें मैं चार ब्रांच बोलूंगा, एक, दो, तीन और ये चार, क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में और इन दोनों में करंट सेम ही फ्लो करेगा, तो भी सही है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन दोनों में हो, सपोज ऑप्शंस आ गए चार और पांच, ठीक है, चार और पांच,
तो आप 5 को टिक करोगे। नंबर ऑफ, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन वो क्या है, वो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, चलो ये तो हुआ ब्रांच। ब्रांच में कोई सोचने की जरूरत नहीं, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट उतने बता दो। अब नोड, नोड मैंने क्या कहा, आप सोच रहे हो कि मैं इसको नोड बना लूं, ये भी तो है, इसको बना लो, तो ये वन नंबर, जो नंबर वन नोड है बेसिकली, और ये जो नोड है, ये दोनों सेम ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपोनेंट है ही नहीं बीच में, ये रहा, इसको वन बना दिया। और दूसरा, ये ब्रांच आ गई, यहां से इधर एक आ गया, एक इधर आ गया, तो ये नंबर टू नोड बन गई मेरी यहाँ पे। ठीक है, फिर ये दोनों दो रेजिस्टेंस के बीच में एक यहाँ पे नोड थ्री, तीन नोड बन गए। ठीक है, 1 2 3। अब इसके अलावा कोई नोड बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। आप सोच रहे हो मैं यहाँ बना दूं, नहीं बन सकती, क्योंकि यही तो नंबर टू नोड है, कोई कंपोनेंट ही नहीं बीच में। नोड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, आपके दो एलिमेंट्स के बीच में, आपके दो, एक नोड जो दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली दो और तीन एक एलिमेंट्स है, ये यहाँ से, इसके अलावा कोई बन ही नहीं रहा, यानी इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 3 नोड्स। इसी को मैंने रीड्रॉ किया, देखो इसको मैं ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन सबका पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 0। ठीक है, तो ऐसे भी तो कनेक्ट, लेकिन ये आप सोच रहे हो दो नोड हो गई, नहीं, नहीं हो सकती। फिर से मैंने आपको बताया ना, इसको आपने 1 दिया, इसको 2 दिया, लेकिन दोनों का पोटेंशियल तो क्या है, सेम है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो यहाँ मेजर करो आप वोल्ट मीटर से यहाँ मेजर करो, सेम पोटेंशियल आएगा, तो हम इसको एक ही मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा हो तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके आप कर सकते हो। तो नोड और ब्रांचेस, ब्रांचेस तो इसमें फिर से 5 है। ठीक है, नोड 1 इज redrawn to look like 2 nodes, it is still 1 node only, ये 1 नोड ही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो नोड और आपको इसका समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, however all that has been done to spread the common point out into zero resistance, जीरो रेजिस्टेंस तो है इसके बीच में, वन और इसके बीच में क्या है आपका, जीरो रेजिस्टेंस ही है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यानी शॉर्ट सर्किट है, सीधी सी बात है। Thus, we must necessarily consider all the perfectly conducting leads or portion of leads attached to the node as part of the node. ठीक है, कंडक्टिंग ही मतलब जो एलिमेंट्स हैं आपके, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस या आपके सोर्सेज, उसी को कंसिडर करेंगे। also note एक also that every element has a node at each of its end, मतलब हर एक एलिमेंट दोनों साइड, मतलब सपोज एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एक नोड ये रही और एक नोड ये रही, होती है हमेशा। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप देख सकते हो, ये एलिमेंट है, सपोज इसके नोड एक तो 1 है और एक कौन सी 3 है। इसके आप देख सकते हो एक 3 है एक 2 है, इसके क्या निकाल सकते हो 1 और 2, ऐसे सेम 1 और 2, और इसके 1 और 2, यानी हर एक एलिमेंट पे दोनों तरफ एक नोड जरूर होगी। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे चलो इस फिगर को देखते हैं हम। अब इसके अंदर कितनी नोड्स होंगी, पहले ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेस हैं। नोड, एक तो ये नोड है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूं। अब इसके अलावा कोई नोड हो सकती है क्या? अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये नोड क्यों नहीं हुई, फिर से ये नोड और ये नोड एक ही तो चीज है ना, ये नोड और ये नोड भी एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं अपने पास, तो आप इससे ज्यादा आप नोड कंसिडर कर ही नहीं सकते। ठीक है, सेम ये नेक्स्ट फिगर बी, इसमें कितनी नोड होगी, दो ही तो होंगी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और ब्रांचेस कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो आप आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कितनी नोड होगी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना कि भाई, या फिर एलिमेंट से, ब्रांच से निकाल लो कि एक ब्रांच पे या फिर एक एलिमेंट पे दोनों साइड एक नोड जरूर होगी। ठीक है, तो आपने इसको नोड बना लिया, इसके लिए भी नोड सेम ही होगी, 1 2 3। नॉमेनक्लेचर आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, तो वो नंबरिंग आप पे डिपेंडेंट है, वो कोई उसका कोई रूल बुक नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके नोड और ब्रांचेस हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि पाथ क्या होता है। पाथ ढंग से सुनना, मैं इसी फिगर में बता रहा हूँ, व्हाट इज पाथ एंड लूप, है ना। अब
पाथ क्या न्यूज होगा, पेपर में प्रेजेंट। एक सेकेंड, ये किसकी वॉल्यूम आ रही है, साइलेंट करिए प्लीज। चलो, अब नोड समझ में आ गया, आपको ब्रांच समझ में आ गई। अब बात करते हैं व्हाट इज पाथ। पाथ क्या होता है बेसिकली, ये बार बार किसका ऑन हो रहा है अभी, प्लीज बंद रखिए, ठीक है। नोड, सपोज नोड 1 से मैं चल रहा हूँ, पाथ, पाथ मतलब रास्ता, यहां से चला, आप कोई भी जा सकते हैं, मैं यहां चला, फिर एक दूसरी नोड पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये नोड 1 से नोड 2 तक जाने का एक रास्ता हो गया, ठीक है, वन पाथ। ऐसे ही अब नोड 2 से मैं चला, एक एलिमेंट को क्रॉस किया, फिर किसके पास गया मैं, नोड 3 के, ये भी एक पाथ है, रास्ता है, यानी नोड 1 से नोड 3 जाने का रास्ता, ठीक है। अब अगर नोड 3 से सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस रेजिस्टेंस से गया और जहां से चला था वहीं आ गया, तो ये क्या बन गया, एक लूप। समझ में आ गया क्या बन गया, एक लूप। तो पाथ और लूप में मतलब समझ में आया, ये डेफिनेशन दे रखी है। सपोज दैट वी स्टार्ट एट वन नोड इन ए नेटवर्क एंड मूव थ्रू अ सिंपल एलिमेंट टू द नोड एट द अदर एंड, we then continue from that node through a different element to the next node and continue this movement until we have gone through as many element as we wish, ठीक है। if no node, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, if no node was encountered more than once, यानी बार बार नहीं, ठीक है, एक नोड यानी नोड 1 पे गया, नोड 2 पे, फिर नोड 3 पे, और फिर मैं नोड 1 पे आ गया। नोड 1 पे आप दो बार विजिट कर चुके, एक तो चालू हुआ और एक फिर खत्म कर रहे हो, और फिर वापस घूम के ऐसे जा रहे हो, आप चल सकते हो, लेकिन वो पाथ नहीं कहलाएगा। आपने एक लूप कन्वर्ट खत्म किया, फिर पाथ चालू किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ नो नोड वाज एनकाउंटर्ड मोर देन वंस, then the set of nodes and elements that we have passed through is defined as a path, यानी हर एक एलिमेंट एक बार आए, हर एक एलिमेंट एक हर एक नोड एक बार आए, तो जो भी आपने ट्रेवल किया उसे हम क्या कहते हैं, पाथ, ठीक है। व्हाट इज लूप, if the node at which we started is the same as the node on which we ended, मतलब जहां से चालू किया था वहीं खत्म किया, then the path, वही पाथ is defined as a loop, वो भी पाथ कहलाएगा नो डाउट, बट अब वो पाथ किसमें कन्वर्ट हो गया, लूप में। सपोज यहां से आपने चालू किया, यहां पे खत्म किया, ये क्या है, लूप नहीं है, ये पाथ है। बट आप घूम के यहां से इस रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे क्या है, एक ये लूप बन गया, ठीक है। और दूसरा लूप भी बना सकते हो आप, कैसे, सपोज यहाँ नोड 1 से चालू किया आपने, फिर इस एलिमेंट से गए, यहां आ गए, ये कौन सा हुआ, दूसरा लूप। फिर एक लूप और बना सकते हो आप, यहाँ नोड 1 से गए और करंट सोर्स से आए, फिर यहां गए, तो ये लूप नंबर थर्ड। ऐसे अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग रास्ता है, अलग अलग पाथ फॉलो किया है, ठीक है। तो दिस इज लूप। तो पाथ और लूप में आप समझिए, डेफिनेट डिफाइन कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये नोड वाला जो है ना, व्हाट इज नोड, व्हाट इज पाथ, लूप एंड ब्रांचेस, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। यही आगे हम जब भी केवीएल और केसीएल लगाएंगे तब काम में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, इसको पढ़ लेना। डेफिनेशन मैंने इसलिए आपको पूरा डिटेल में इसमें लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। केसीएल, जिसे हम केसीएल बोलते हैं। व्हाट इज केसीएल, केसीएल फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कभी जनरेट नहीं होगा, कभी खत्म, मतलब वही सेम एनर्जी वाला कंजर्वेशन है ना। चार्ज कैन नदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, which requires that the algebraic sum of charges within a system cannot change। मतलब इसने ये कहा है, केसीएल कौन से लॉ पे डिपेंड कर रहा है, केसीएल लॉ इस पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज, सभी जो भी एलिमेंट्स है उनके अंदर जो भी चार्ज है उन सब का समेशन चेंज नहीं होगा। हाँ, वो आपस में बांट सकते हैं। सपोज एक जो भी है सर्किट है, उसके अंदर टोटल जो भी समेशन चार्ज है वो 10 कुलाम है, ठीक है, और दो एलिमेंट है। तो ऐसा हो सकता है एक एलिमेंट के पास 5 है, एक के पास 5 है। जब एक एलिमेंट के पास 8 होगा तो दूसरे के पास कितना बचेगा, 2।
तो वो जो समेशन है वो चेंज नहीं होगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसी को देखते केसीएल का जो लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड, ठीक है, और एक क्लोज बाउंड्री, ठीक है, इज जीरो। ये रहा, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। सिग्मा n is equal to 1 to capital N, in is equal to 0, ठीक है, where capital n क्या है, is the number of branches connected to the node, ठीक है, number of branches connected to the node, एक नोड की 4 ब्रांच भी हो सकती है, 5 ब्रांच भी हो सकती है, एंड in is the nth current entering or leaving that node। तो ये समेशन, ये एक इसका स्टेटमेंट है। किर्चॉफ लॉ बेसिकली क्या कहता है, करंट एंटरिंग अ नोड इज जीरो, मतलब ठीक है, करंट एंट्रिंग को हमने पॉजिटिव माना है, तो लीविंग को क्या मानेंगे, नेगेटिव। आप कैसे भी मान सकते, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो इसको करके देखते हैं। सपोज दिस इज माय, ये एक नोड है, दिस इज माय नोड, ठीक है, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस है, तो 5 इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। अब देखो I1 एंटर कर रहा है, I1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, I2 लीव कर रहा है तो माइनस ऑफ I2 ले लिया, ठीक है। और उसने क्या कहा था स्टेटमेंट में, करंट एंटरिंग, तो करंट एंट्रिंग को पॉजिटिव माना, तो अगर उसको इस I2 को मैं एंटरिंग लिखूंगा, तो इस करंट को अगर सपोज इस डायरेक्शन में लिखना था तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ I2, ये लिखूंगा, है ना। इसलिए चलो माइनस ऑफ I2, फिर I3 एंटर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस I3, I4 भी एंटर कर रहा है तो प्लस I4, और ये बाहर निकल रहा है तो इसका उल्टा, अगर एंटर कर रहा हो तो कितना होगा, माइनस I5, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन केसीएल बन गई। आप इस इक्वेशन को बहुत तरीके से लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, केसीएल स्टेट्स दैट करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो करंट एंटरिंग कितना हो रहा है, I1 I3 I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5, ये रहा I1 I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5, ये भी लिख सकते हो। तो केसीएल आप समझ में आ गया होगा, बहुत सारी डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हो कि समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू जीरो, और करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। ये मतलब इस पे कौन से लॉ पे डिपेंडेंट है, किस पे बेस्ड है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक लॉ है, ठीक है। व्हेन ये बता चुका एन क्या है। अब नोट, ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है यहाँ पे, है ना, जो नोट में जो मैं बात बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में आप कंफ्यूज होते हैं, जो भी कंफ्यूजन वाली चीजें ना वो आपको नोट में मिलेंगी, ठीक है। Quite often, when we analyze a given circuit, we are not sure of the direction of current through a particular element within the circuit. In such cases, we assume a reference direction and perform all the calculation on this assumption. If our assumption is incorrect, calculation will show that that the current has a negative sign. The negative sign simply indicates that the current is in fact opposite to the direction selected as the reference. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, suppose I have a resistance, suppose, ठीक है। अब जो भी है इसके अंदर मुझे करंट नहीं दे रखा, तो आप अज्यूम कर सकते हैं, आपने अज्यूम किया ये डायरेक्शन, ठीक है, और आपके दोस्त ने अज्यूम किया सपोज फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन सही है, ठीक है, दोनों गलत आंसर नहीं आएगा। सपोज आपने अज्यूम किया ये डायरेक्शन, ये वाला, ठीक है, रेड वाला, ठीक है, तो जब भी आपने इसे कैलकुलेट किया, आपका जो फाइनल आंसर आया इस डायरेक्शन अज्यूम से, वो आया सपोज +5, ओके, क्या है, +5, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। आपके दोस्त ने जब कैलकुलेट किया तो उसका आंसर किस डायरेक्शन में करंट माना उसने, ये वाला डायरेक्शन में, तो आपके दोस्त ने इसको अज्यूम किया था, तो उसका जो आंसर आएगा वो -5 आएगा मैथमेटिक्स उससे, इक्वेशन से। तो इसका मतलब, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो 5 एम्पियर ही है भैया, लेकिन जो आप नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जो भी आपने करंट का डायरेक्शन माना था उसके करंट उल्टा है, यानी फिर आप क्या कर दोगे, उसको करेक्ट कर दोगे कि भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखा तो। समझ में आया। तो ये नोट पॉइंट यही कह रहा है कि आप अगर क्वेश्चन के अंदर करंट नहीं दे रखा तो आप कोई भी डायरेक्शन में करंट मान लीजिए, उसको सॉल्व करिए, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो आपने जो करंट का डायरेक्शन माना वही सही है, और नेगेटिव में आता है इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी है करंट उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, मैग्नीट्यूड इतना, तो भी आंसर सही है।
क्योंकि तब आप बता दोगे करंट फ्लोज फ्रॉम दिस टू दिस, ए टू बी और बी टू ए, ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केसीएल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन है जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है ना, उसको सॉल्व करने में काम आता है ये। ठीक है, तो सपोज ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस कौन सा, ए बी सी और डी, दिख रहा है, ए बी सी डी क्लोज सरफेस है ये, जो ग्रीन कलर में मैंने बना रखा है। अब इसमें केसीएल लग सकता है, लग सकता है। देखो बाहर इसकी ब्रांचेस ये जा रही हैं आपके टर्मिनल्स, तो देखो इसमें मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, इसके अंदर कितना करंट एंटर कर रहा है, I1, दिस I1, और I3 एंटर कर रहा है इस क्लोज सरफेस के अंदर, और बाहर कितना निकल रहा है, I2 और I4। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं डायरेक्ट, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। यही है, और करंट कहीं से लीक कर नहीं सकता। कहां से, यहाँ कोई ब्रांचेस है नहीं है, सिर्फ यही है। तो जब भी एक क्लोज सरफेस आपको मिलेगा तो इससे आप लिख सकते हो डायरेक्ट I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। डायरेक्ट आप इसके अंदर केसीएल लगा सकते हो। ये बहुत है, आप फिर क्या कंफ्यूज होते रहोगे कि भाई ढूंढते रहोगे इसके अंदर केसीएल कैसे लगेगा, यहाँ अलग लगेगा यहाँ अलग लगेगा। नहीं, ये क्लोज पाथ है, पूरा क्लोज पाथ है। ये जो सर्कल कर रखा है मैंने ग्रीन कलर से, ये क्लोज पाथ है। तो इस क्लोज पाथ के अंदर करंट एंट्रिंग बराबर करंट लीविंग, केसीएल लग जाएगा। ठीक है, बाउंड्री के अंदर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी लग जाएगी। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट लॉ है अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो क्या कहता है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट था। केसीएल किस पे डिपेंडेंट था, लॉ ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और ये किस पे डिपेंडेंट है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of all voltage around a closed path, सबसे पहले बात उसके अंदर नोड पे लगता था, और ये कहां लगेगा, एक लूप में, क्लोज पाथ, यानी जहां जिस नोड से चालू हुए थे उसी नोड पे खत्म होना है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ और ए लूप इज जीरो। वहां पे समेशन ऑफ करंट एंटरिंग प्लस समेशन ऑफ करंट लीविंग इज इक्वल टू जीरो था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ ए क्लोज पाथ, वो क्या है, जीरो, यानी एनर्जी बाहर से आ ही नहीं सकती। ये इसी एनर्जी पे है ना, पावर अब्सॉर्ब इज इक्वल टू पावर सप्लाइड। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मैथमेटिकली केवल स्टेट्स दैट सिग्मा m is equal to 1 to m vm is equal to 0, where m is the number of voltage in the loop, कितनी वोल्टेज, हर एक एलिमेंट पे कुछ वोल्टेज होगी, और द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द लूप, एंड vm इज द mth वोल्टेज। vm क्या है, mth, जो भी आपकी जिस कंपोनेंट में आप निकाल रहे हो। ठीक है, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, डेफिनेशन वगैरह छोड़ो, आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। ठीक है, जैसे केसीएल आपको आ चुका है वैसे केवीएल आना चाहिए। देखो ये है, ये आपका क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है। केवीएल में बहुत गलतियां करते हो आप, क्योंकि साइन कन्वेंशन की। ठीक है, आपके दोस्त ने कन्वेंशन फर्स्ट फॉलो किया है, कन्वेंशन 2 फॉलो किया है। बुक के अंदर जो कन्वेंशन जो दे रखा है वो नॉर्मली कन्वेंशन 1 दे रखा है। कौन सा दे रखा है, कन्वेंशन 1। बट मेरी जो पर्सनल राय है कंपटीशन के लिए जो मैंने करी है, वो कन्वेंशन 2 फॉलो करिए आप, वो कभी गलत नहीं होगा, आपका कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्या है, कन्वेंशन 1 और 2 आपकी मर्जी है, दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो केवीएल क्या बताता है कि क्लोज लूप के अंदर समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, ये होगा। चलो साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, साइन कन्वेंशन 1 कह रहा है व्हाइल मूविंग अराउंड ए लूप इन एनी डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। आपके फ्रेंड ने एंटी क्लॉकवाइज लगाया और आपने क्लॉकवाइज लगाया, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए भाई। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, अ प्लस साइन इज असाइंड टू ए पोटेंशियल राइज -2 प्लस। जब भी इसने क्या बताया, पोटेंशियल राइज होगा। भाई पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब समझ लो पहले, वो क्या है, माइनस से प्लस, और एक है अगर आप माइनस से प्लस गए तो क्या हुआ, पोटेंशियल राइज हुआ। ठीक है, और सपोज ये प्लस और माइनस है, और प्लस से माइनस की तरफ गए, यानी हाई पोटेंशियल से लो की, तो पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। इसका मतलब समझना आप। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब भी वोल्टेज राइज होगा, यानी वोल्टेज बढ़ेगी, माइनस से प्लस जाओगे, तो आपका जो वोल्टेज लोगे वो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और ड्रॉप यानी माइनस से प्लस लोगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। ये कौन सा कन्वेंशन बता रहा है, साइन कन्वेंशन फर्स्ट। ठीक है, जो ये देखा, एंड माइनस साइन टू ए पोटेंशियल प्लस टू माइनस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा। क्या लिखोगे,
यहाँ से सपोज यहाँ से चलते हैं, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। चलो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलोगे इस डायरेक्शन में, ये वाला क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपने, है ना। यहाँ से फर्स्ट V1 से चल रहे हैं तो माइनस टू प्लस पहले, यानी पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ा, तो इसको क्या लोगे, प्लस V1। फिर यहाँ गए रजिस्टर्स के अंदर प्लस माइनस दे रखा है, तो यानी प्लस से माइनस यानी ड्रॉप हुआ है, तो इसे क्या लोगे, माइनस V2। ऐसे करके आप पूरा इक्वेशन लिखोगे। तो ये तो है पहला कन्वेंशन। दूसरा कन्वेंशन क्या है वो देखो। दूसरा कन्वेंशन उल्टा है, कुछ नहीं, वो कहता है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज प्लस टू माइनस, वोल्टेज प्लस टू माइनस जा रहा है, तो इसे आप पॉजिटिव लिखो। जस्ट उल्टा है, उसने वोल्टेज राइज को पॉजिटिव माना था पहले कन्वेंशन में, मैं वोल्टेज ड्रॉप को मान रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत सोचने वाली है तो मैं आपकी मर्जी है, फर्स्ट कन्वेंशन फॉलो करो या सेकंड फॉलो करो। मेरे हिसाब से आप सेकंड कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। मोस्टली आपको आंख बेसिकली बंद करके आप उसमें लगा सकते हो। कैसे, चलो इसी में लगाना है। अगर पहला कन्वेंशन लगा रहे थे तो क्या था, यहां से चल रहे थे, तो अब देखना यहां से चल रहे थे, इसको क्या लिखोगे, माइनस से प्लस, यानी ये क्या हुआ है, इंक्रीज किया है, तो इसे हम प्लस ले रहे थे। फिर यहाँ पे गए थे, यार ये प्लस टू माइनस ड्रॉप हो रहा था, ऐसे बार बार चेक करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है आप क्या मानो, हमेशा याद रखना जब भी क्लॉकवाइज चल रहे हो, माइनस टू प्लस, जो भी साइन पहले आए ना सबके साइंस लिख दो आप, सबसे पहले प्लस माइनस सबके लिख दिए, ठीक है। अब आप क्लॉकवाइज चलो, चलो हम यहाँ चलते हैं, कौन सा साइन आया, माइनस आया, माइनस V1, माइनस V1। फिर मैं गया, कौन सा साइन पहले आया, प्लस आया, प्लस V2। आपको ड्रॉप और राइज का करने की झंझट ही नहीं है। फिर आप इधर चले, कौन सा साइन आया, प्लस आया, प्लस V3। फिर आप यहां गए, कौन सा साइन आया, माइनस, माइनस V4। फिर आप यहां गए, कौन सा साइन पहले आया, प्लस, जिस डायरेक्शन में जो साइन आपको पहले मिल रहा है उसको लिखते जाओ, इज इक्वल टू 0। तो अब इसको इस वाले के अंदर ये अब चल, मैंने क्या माना था कन्वेंशन, ड्रॉप को पॉजिटिव लेना, तो यहां से चलते देखते हैं। माइनस प्लस राइज हुआ, इसे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव। फिर प्लस टू माइनस ड्रॉप हुआ, इसे क्या लोगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। प्लस टू माइनस फिर से क्या हुआ आपका, ड्रॉप हुआ, प्लस। माइनस से प्लस आपका राइज किया तो माइनस, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ है तो प्लस, ठीक है। तो सेकंड कन्वेंशन के अंदर क्या है, आप आंख बंद करके क्लॉकवाइज लगा लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने ड्रॉप को ही माना, तो उसके अंदर कुछ नहीं है, आपके जो भी साइन पहले आया उसे आप लिखते जाओ। तो इसलिए सेकंड कन्वेंशन ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये इक्वेशन लिखी है, V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस V4 माइनस V5 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन 1, ठीक है। और कन्वेंशन 2 के अकॉर्डिंग माइनस V1 प्लस दिस, लेकिन दोनों को आप चेक करोगे सेम ही है, इज इक्वल टू 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम ये भी कह सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज राइज। V2 वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ हो रहा है, V2 में हो रहा है, V3 में और V5 में हो रहा है। कहाँ कहाँ, V2 V3 V5। ड्रॉप का मतलब क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, और राइज का मतलब माइनस से प्लस। तो इन दोनों में V1 और V4 में राइज हो रहा है और बाकी तीनों में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये भी इक्वेशन सेम है। तो आप देख सकते हो दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, चारों क्या है, सेम है। तो मेरी खास जो भी है पर्सनल, अगर अगर पूछो तो कन्वेंशन 2 फॉलो करो। इसमें आपको केवीएल में लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने, कन्वेंशन जब भी केवीएल, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन आता है, इसलिए मेरे को जरूर बताना था कि भैया कन्वेंशन 2 में सिंपल क्लॉकवाइज, अगर उल्टा भी चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो उल्टा चल लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उल्टा चलते हो यहाँ पे, और इस नोड से चालू करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। पहले यहाँ क्या आएगा, प्लस V4, फिर माइनस V3 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V5 इज इक्वल टू 0। यानी इसके अंदर आप पहले साइन लिख लीजिए, और जो साइन पहले पहले आता जा रहा है वो उससे रिप्रेजेंट कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बेसिक लॉज खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास एंड करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अभी लॉग आउट मत होना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, ओके।